तो आज हम हमारे और कुछ इडियम्स और फ्रेज पढ़ेंगे, जिसमें हम हमारे और कुछ इडियम्स और फ्रेज को अच्छे से जानेंगे, उसके एग्जांपल्स जानेंगे और हम कुछ जीआईएफ को भी समझेंगे। आपको यह तय करना है कि आपको किस जीआईएफ को उस इडियम और फ्रेज के साथ में कैसे जोड़ना है। अगर आप जोड़ पाएंगे तो ही आप अच्छे से अपने सवालों को हल कर पाएंगे। तो आज की शुरुआत हम कुछ इडियम्स और फ्रेज से करेंगे। हम कुछ दिनों से इडियम्स और फ्रेज ही पढ़ रहे हैं। वह सबसे आसान टॉपिक है और इंग्लिश को आपके साथ में लिंक कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप किसी चीज़ से जुड़ेंगे नहीं, तब तक कि आप उस चीज़ को बराबर नहीं समझ पाएंगे। जो लोग जुड़ चुके हैं उन लोगों के लिए आसान बात होती है, पर जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं उनके लिए वह थोड़ी मुश्किल बात हो जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सभी को इस विषय के साथ में जुड़ना है। अगर आप किसी विषय से जोड़ पाएंगे तो ही आप उस विषय की गहराई में जा पाएंगे और ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे जो लोग रट कर पढ़ रहे हैं वह हल नहीं कर पाते। तो हमने अभी तक बहुत सारे इडियम्स और फ्रेज पढ़ चुके हैं और आज हम और कुछ पढ़ने वाले हैं। हम कम से कम 200 इडियम्स और फ्रेज पढ़ेंगे, जिस पर से एसएससी में पूछे गए सबसे ज़्यादा सवाल है। उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को सिर्फ एक ही बार पूछा जाता है। हर क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं और ऐसे कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं वह रिपीट क्या पूछे ही नहीं जाते। तो बहुत यह वो जरूरी है कि हम सबको जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। एक सिलेबस दिया जाता है और उस सिलेबस में भी कुछ हिस्सा ही पढ़ने लायक होता है। अगर आप सभी को पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज और आपको सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होना। एग्जाम्स में आपको चाहे 1 साल का समय दिया जाए 10 साल का, सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। फिर चाहे वह कोई सब्जेक्ट का क्यों ना हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, या इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या करंट अफेयर हो, या जीके हो, कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि तुमको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसी के कारण अगर आप खुद से यह सारी चीज़ें पता लगाने जाएंगे तो आपको बहुत समय बीत जाएगा और जो आप अपना समय एग्जाम्स की तैयारी में लगा सकते हैं, आप इन्हीं सारी चीज़ों में उलझ कर रह जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए हम एक सीधे सीधे सिलेबस की ओर बढ़ेंगे कि कितना काम का है और कितना काम का नहीं है। अगर आपका पूरी तरह से जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सिलेबस है, अगर आप उस चीज़ को अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आप बाकी सारी चीज़ों को भी एक बार और अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि एग्जाम्स में पूछा गया सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चंस आपको अच्छे से आए। इसीलिए सब लोग बोलते भी है कि आप PYQs लगाइए, मतलब पिछले जो पेपर्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह पढ़िए। सिलेबस बहुत बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। हर दिन कुछ नया जुड़ता है और हर दिन कुछ नया कम होता है। तो यह एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम हर सिलेबस के हर एक टॉपिक को, हर एक वर्ड को पढ़ें। आपको 50 में से 50 क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करने हैं और आपको 50 में से 50 या फिर हर किसी विषय के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देना ही जरूरी होता है। आप उस 1-2 क्वेश्चंस के पीछे आप अपना बहुत सारे क्वेश्चंस का लॉस करते हैं। इसलिए उस लॉस को नहीं करते हुए जो इम्पोर्टेंट है हमको वही पढ़ना है। तो इसीलिए हम सबसे पहले 200 इडियम्स और फ्रेजेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम वह पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक बहुत सारे पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमारी आज की शुरुआत होगी पुल समवंस लेग से। कि अभी हम यहाँ पर टी तक पहुंच चुके हैं। आप अगर इस 200
मुहावरा में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए लेटर्स में देखेंगे सबसे ज़्यादा है टी और ए और टी से सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। टी में भी टू से शुरू होने वाले बहुत सारे इडियम्स और फ्रेज पूछे जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने अभी आधे से ज़्यादा इडियम्स और फ्रेज को पढ़ चुके हैं और अभी हमको सिर्फ कुछ इडियम्स और फ्रेज ही पढ़ना है। अगर आपने इस वीडियो पर डायरेक्ट क्लिक किया है तो आप बाकी जो मेरे वीडियोस है आप पहले उनको पढ़िए, उसके बाद में इस वीडियो पर आइए। और जिनको कुछ भी नहीं पता है वह एकदम शुरुआत से मेरे जो वीडियोस है उनको पढ़िए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हिंदी मीडियम वाले भी कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। और जिनको इंग्लिश और इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता है और जिनको पता भी नहीं है कि सिलेबस क्या होता है, तो वह लोग भी जो पहले वीडियो से आप देखना शुरू कीजिए। देखिए क्या होता है कि अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में पढ़ते हैं तो वह सब चीजें अभी अभी ही आई हैं। तो हर किसी चीज का एक नुकसान और एक फायदे रहते हैं। तो हर चीज का एक नुकसान और एक फायदा होता है। कोई भी चीज पूरी तरह सही नहीं होती है और कोई भी चीज पूरी तरह गलत नहीं होती है। हर चीज का एक अलग पक्ष होता है और एक अलग थ्योरी रहती है और उनके पीछे करने के कुछ उनके अलग विचार रहते हैं। तो हम किसी को भी सही या गलत नहीं कह सकते। पर मैं यह जरूर कहना चाहूँगा उन लोगों से, उन स्टूडेंट से जो कि सिर्फ इंग्लिश को नहीं आते हुए बहुत अच्छी पोस्ट छोड़ देते हैं। तो हम आज की शुरुआत करते हैं इडियम्स और फ्रेज से। और मेरा मार्कर नहीं दिख रहा है। यह मेरा मार्कर मिल चुका है और हम आज की शुरुआत इडियम्स और फ्रेज से करेंगे। तो अपनी आंखें खोल लीजिए और अपने दिमाग को भी खुला रखिए। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएंगी। इडियम्स और फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे। लिखा कुछ और जाता है और उसका अर्थ कुछ और रहता है। उसके अंदर के अर्थ को हमको पहचानना होता है। पुल समवंस लेग। ठीक है, पुल समवंस लेग के दो तीन मतलब होते हैं। किसी की टांग खींचना, किसी को फूल बनाना, किसी को धोखा देना, यह सारे भी इसके मीनिंग हो सकते हैं। तो हमको उसके पीछे की कहानी को समझ लेना है, जिसके मदद से अगर दो तीन ऑप्शंस भी आते हैं और अगर आप उनमें से किसी भी ऑप्शंस को आपको नहीं लगता कि आपने उसको पढ़े हो, तो आप उन ऑप्शंस की मदद से ही आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, पुल समवंस लेग, यह जो कहानी है, यह जो इडियम है, यह जो फ्रेज है, यह अमेरिका में क्या होता है कि जो लोगों के पॉकेट मारने वाले लोग रहते हैं, आप कभी भी जाते होंगे कहीं पर भी जो भीड़ भड़ाका वाला इलाका रहता है, तो उसमें कुछ लोग बहुत दुष्ट प्रकार के प्राणी होते हैं। उनको इंसानों की कैटेगरी में रखना ही गलत होगा। तो वह लोग आपने अक्सर देखा होगा कि वह दूसरे के पॉकेट चोरते हैं, कुछ चोरियां करते हैं। और जिन लोगों की चोरी होते हैं उनको पता भी नहीं लगता है, उनको बहुत बाद में पता लगता है जब वह घटना हो चुकी रहती है। तो वो जो पॉकेट मारने वाले लोग रहते थे वो कैसे करते थे कि उनको कहीं और पर मारते थे। जैसे कि आप समझिए कि आपका किसी कोई पॉकेट मार रहा है और आप उसने आपके कंधे पर ऐसा थपथपाया या फिर आपको किसी और जगह पर हाथ लगाया, तो आपका ध्यान उस ओर चले जाएगा और फिर जब उस ओर चले जाएगा तो वह आपका पॉकेट मार लेगा। जैसे कि मैं एक मूवी भी देख रहा था, तो जो दो बच्चे रहते हैं उनमें से एक पॉकेट मारने वाला बहुत ज्यादा शानदार बच्चा रहता है पॉकेट मारने में। तो वह क्या करता है, वह अपने दोस्त को समझाता है कि ऐसा कुछ करो जिससे उस व्यक्ति का ध्यान कहीं और चले जाए और तुम अपना काम बहुत आसानी से कर लो। अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक दूसरे व्यक्ति का पॉकेट उसके पूरे होश आवाज में मारेगा
उसको समझ में आ जाएगा कि उसके साथ में क्या हो रहा है। इसलिए ध्यान भटकाया जाता है जिससे कि वह लोग अपने काम को आसानी से कर सके। तो क्या होता था कि उनको कहीं और मारा जाता था, उनका पॉकेट छीन लिया जाता था, चुरा लिया जाता था। किसी को बेवकूफ भी इसी तरह से बनाया जाता है। फुल समझ लेने का यह मतलब नहीं होता कि किसी की टांग खींचना, किसी को धोखा देना भी यह मतलब हो सकता है। देखिए, और इसका मतलब मजाक उड़ाना भी एक प्रकार से हो सकता है कि वह लोग उनका मजाक बना देते थे। अगर आप सोचिए कि आपका कोई पॉकेट दिन दहाड़े मार ले रहा है तो आपके साथ में क्या कर रहा है, मजाक ही तो कर रहा है आपके साथ में। आप दिन दहाड़े आप किसी के मजाक के शिकार हो गए, आपको उसने ठग लिया है। तो हमारा दूसरा इडियम्स और फ्रेज है रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इसका मतलब होता है रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, मूसलाधार बारिश होना। कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और कहीं कहीं पर बहुत कम बारिश होती है। पर रेनिंग यहाँ पर बिल्ली और कुत्ते कहाँ से आ गए, बारिश में कुत्ते और बिल्ली कैसे आ गए, आप सभी को यही सोचना है। देखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते भी हम रेनिंग से ही समझ सकते हैं कि रेनिंग मतलब होता है बारिश होना। पर इसमें कैट्स और डॉग्स कहाँ से आते हैं? हम जब किसी चीज को समझते हैं तब हमको उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर आप देखिए, अगर आप इस चीज को ऐसे ही रट्टा मार के जाएंगे कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग, और आपको अगर 3-4 ऑप्शन दे दिए जाए, उसमें से एक ऑप्शन रहा कि बहुत ज्यादा बारिश होना, दूसरा ऑप्शन रहा बहुत तेज बारिश होना जिसमें कि घर उजड़ जाना, तीसरा ऑप्शन रहा बहुत तेज बारिश होना जिसमें कि कुत्ते और बिल्लियों का बहना, और एक में लिखा रहा कि कुत्ते और बिल्ली के कारण बारिश होना। तो अब आप देखिए कि आप ऐसे इसमें फंस जाएंगे। आप कैट्स और डॉग पढ़ के कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑप्शंस में भी कैट्स और डॉग का होना जरूरी है। इसलिए आप जो ऑप्शन है उसको चूज करने के बजाय कोई और ऑप्शन क्लिक कर लेंगे, तो आप ऐसे में आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए हमको उस शब्द को बार बार समझना है कि वह क्या कह रहे हैं। रीडिंग कैट्स और डॉग अलग अलग कहानियां रहती है पुराने जमाने में। तो उनमें क्या होता था कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती थी तब कुत्तों और बिल्लियों को उनके बचने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी। आज के समान पहले के जमाने में बहुत सारे घर नहीं हुआ करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होती थी जहाँ पर कुत्ते और बिल्ली छुप सके। तो क्या होता था कि वह लोग जब भी बाढ़ वगैरह आती थी तो वह सारे लोग उनमें बहकर मर जाते थे और पानी में ऊपर तैरने लगते थे। तो लोगों को ऐसा लगने लगता था कि वह जो कुत्ते और बिल्ली है वह बारिश के पानी के साथ में ऊपर से गिरे हैं। पर ऐसी सारी कहानियां झूठी रहती थी। पर क्या होने लगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा ही विश्वास होने लगा कि वह जो बिल्ली और कुत्ते हैं वह ऊपर से ही गिर रहे हैं, बारिश हो रही है और उसी के साथ साथ वह गिर रहे हैं। इसलिए यह मुहावरा आया रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो इसमें कुत्ते और बिल्ली का ऐसा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, यह बस ऐसे मुहावरे के साथ में ही जुड़े हैं। तो आपको सिर्फ ज्यादा बारिश ही याद रखना है, वहां पर कुत्ते और बिल्ली का उतना ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी स्थान नहीं है। दूसरा है रूल द रूस्ट। देखिए, अगर आपको मैं रूल द रूस्ट बोलूं तो आप सभी के मन में यह सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि रूस्ट का मतलब क्या होता है। मतलब पता होने से ही आप सही क्वेश्चंस का सही आंसर लगा पाएंगे। आप बचपन में भी देखते होंगे कि वहां पर पूछा गया है कि सोनू और मोनू कौन थे, तो आप लिखते हैं कि सोनू और मोनू ने क्या खाना खाया था। इसलिए कभी कभार अपने को
हमको आंसर आता है, पर कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जाता है कि हमको उसका मतलब नहीं पता होने के कारण हम कुछ और ही आंसर लगा के आ जाते हैं, जिससे हमको जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे हमको उतने मार्क्स नहीं मिल पाते। तो रूस्ट का मतलब होता है किसी का, कुछ लोग, कुछ जानवरों की रहने की जगह है, हम इसको अड्डा भी बोल सकते हैं, जानवरों की रहने की जगह बोल सकते हैं। तो अब देखिए, आप सभी को रूल का मतलब तो पता है, और अब मैंने रूल्स का मतलब बता दिया, तो आप सभी लोग इसके अर्थ को आसानी से समझ ही पाएंगे। टू डोमिनेट, हावी होना। रूल करना मतलब आप किसी को निर्देश दे रहे हो और आपकी बात पूरी तरह मान रहा है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, इसी को हम बोलते हैं किसी पर रूल करना। जैसे कि जो मालिक रहते हैं वह अक्सर अपने जानवरों पर, कुत्तों पर, या फिर किसी और चीज पर भी अपना हक जताते हैं। तो अब आप देखिए, रूल द रूल्स का मतलब होता है टू डोमिनेट, किसी पर हावी होना। आपको रूल्स का मतलब याद रखना है, जिससे कि आप आसानी से आंसर लगा पाए और एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। अगला है स्पिल द बीन्स। देखिए, हमने बीन्स का ही पढ़ा था जब हम बीन्स घोड़े के से पढ़ रहे थे कि बीन्स खिलाने पर वो लाइवली और एनर्जेटिक रहता है। स्पिल का मतलब होता है फैलाना। तो देखो क्या होता था कि जैसे आज चिट्ठी लिखकर हम वोट करते हैं, पहले क्या होता था कि कुछ ऐसे बीन्स रहते थे, उनको देना पड़ता था आपको वोट करने के लिए। तो जो लोग अंदर रहते थे वह सारे बीन्स को गिनते थे, और जिसके ज्यादा बीन्स होते थे वह जीत जाता था। और जो अंदर का व्यक्ति है, उन बीन्स को ही देख के समझ में आ जाता था कि किसकी जीत होने वाली है। तो वह अपने गुप्त रास्तों से ही इस खबर को फैला दे जाता था। इसलिए आप इसका मतलब भी देखेंगे तो रिवील द सीक्रेट, अनजाने में भेद खोलना, यह होता है। तो वह अनजाने में सीक्रेट को लीक कर देता था। इसी से फिर यह मुहावरा आज के दौर में आया, स्पिल द बीन्स। हमको ऐसा लगता है कि आंसर कुछ और है, पर आंसर कुछ और रहते हैं। इसलिए हमको आराम से सभी चीजों को समझना है, जिससे कि हम सही उत्तर लगा पाए, सही आंसर दे पाए। हाँ, इसका मतलब होता है, अब मैंने आपको बताया ही था कि रूस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जहाँ पर जानवर रहते हैं, तबेला बोल सकते हैं हम उसको, किसका अड्डा बोल सकते हैं, घोंसला बोल सकते हैं। तो उस चीज को डोमिनेट करना, उस चीज पर हावी होना, अपना हक जमाना, इसी को बोले हम रूल द रूस्ट, टू डोमिनेट। किसी भी चीज को हमको आराम से समझने की जरूरत होती है। देखो, यह ऐसी कोई चीज नहीं है जो अगर आप एक नहीं समझेंगे तो आपको दूसरी समझ में नहीं आएगी। यह सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो एक एक अलग अलग चीजों में बैठी रहती हैं। अगर आपको एक चीज आती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको दूसरी चीज नहीं आएगी। अगर आपको एक चीज नहीं आती तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको दूसरी चीज नहीं आएंगी, या फिर वह आएंगी। यह अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे अगर आप कोई थ्योरम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको एक चीज समझ में नहीं आई तो फिर दूसरी समझ में नहीं आई, फिर तीसरी समझ में नहीं आई। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आपको इनमें से ये समझ में नहीं आया तो आपको जरूरी नहीं है कि ये भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यह एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें अगर आपको एक चीज समझ में नहीं आती तो आपको दूसरी चीज समझ में आ सकती है। बस बात सिर्फ इतनी है कि आपको ध्यान लगाकर सुनना है और अपने दिमाग का उपयोग करना है।
तो अगर आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए। मैं कहीं पर घूमने गया था, इसलिए हमारी क्लास 2-3 दिनों से नहीं हो पाई। तो आप सब ने रिवीजन किया ही होगा, तो हम आज आपकी टेस्ट ले लेंगे। तो टेस्ट में हम जो हमारे इडियम्स और फ्रेज हुए हैं हम उन्हीं को पूछेंगे, और कोई भी किसी को नहीं बताएगा। बच्चे बहुत शातिर होते हैं। यह जितना दिमाग अपना इस चीज़ों को याद करने में नहीं लगाते, उतना दिमाग यह लोग लगा इस चीज़ों में लगाते हैं कि कैसे चीटिंग करना है, कैसे हम मार्क्स आउट ऑफ ला सकते हैं। CI2I, प्यार भरी निगाहों में आपने किसी को देखा और उसने भी आपको प्यार भरी निगाहों से देखा, तब आप क्या समझेंगे? आपके मन में कौन से लड्डू फूटेंगे? क्या लड्डू फूटेंगे या नहीं फूटेंगे? क्या आपको कुछ और पसंद है? क्या आपको लड्डू पसंद नहीं है? देखिए, अगर आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बातें कर लेते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। आपको कुछ बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उन चीजों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। कुछ दुविधाएं आती ही रहती है हमारे जीवन में और हमारे दिल में। तो हमको उन सारी दुविधाओं को, परेशानियों को आगे धकेलना है और हमारे गोल की तरफ बढ़ना है। अब कभी जब आप पढ़ाई करते होंगे तब आप घर पे बहुत परेशान करते होंगे, इसलिए पढ़ाई हमेशा ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप किसी की आंखों में देख कर बात कर लेते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। इससे आपका बहुत सारा समय और एनर्जी भी बचती है। जैसे यहाँ के कुछ लोग आंखों में आंख पे डाल कर ही बात कर लेते हैं, हमको जाना है, हम कहाँ जाना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ से माचिस लेना है, कहाँ से और कुछ लेना है। आंखों ही आंखों में बात हो जाती है सब लोगों की। CI2I का मतलब होता है बी इन फुल एग्रीमेंट, पूर्णतः सहमत होना। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। जैसे अगर आप आपके दोस्त के साथ में आंखों में आंख डालकर ही बात कर लेते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, और आप इस मुहावरे का अच्छे से उपयोग करते हैं। स्पीक एंड स्पान। देखिए, स्पाइक एंड स्पान का मतलब होता है, स्पाइक मतलब होते हैं कांटे। जैसे कि दो बच्चों के बीच, जैसे कि अगर आप देख किसी को किसी के पास बैठने बोले और उसको किसी के पास नहीं बैठना है, उसको कहीं और बैठना है, तो वह दोनों बड़े आसपास नहीं बैठते। जैसे लगा सकता है उन दोनों के बीच में कांटे लगे हैं, एक दूसरे को चुभ रहे हैं वो कांटे, इसलिए वो दोनों बार बार बाहर, बार बार दूर दूर, बार बार दूर दूर होने लगते हैं। जिसको एक दूसरे के पास में बैठना रहता है, उन दोनों को वह दूर करके भी हम उसको दूर नहीं कर पाते। ये स्पाइक का मतलब होता है कांटे। तो जब नया नया जहाज बनता है तो आप देखेंगे कि उसमें जो कीलें रहती है वह बहुत ही सुंदर सी, सुनहरी सुनहरी दिखती है। सुनहरी मतलब सिल्वर सिल्वर। इसी बच्चे ने सुनहरे सुनहरे बोल के एकदम अलग ही मुझे भ्रमित कर दिया है। सुनहरे सुनहरी वह गाना गा रहा है, पता नहीं शायद खुद ने लिख के लाया है सुनहरे सुनहरे गाना। तो देखिए, जो किले होते हैं वह सिल्वर कलर के होते हैं, और कुछ कुछ किलों को पेंट भी किया जाता है जिससे कि वह और सुंदर दिखते हैं। तो स्पाइक का मतलब होता है कांटे। हम कांटों को कीलों के तौर पर समझ सकते हैं, दोनों भी नोकीले होते हैं। और जब एक जहाज पे ऐसे कीलों को लगाया जाता है तो वह जहाज बहुत सुंदर दिखता है। और जब नया नया जहाज रहता है तब वह एक अलग ही चमक रहती है उसमें, और उसमें कोई भी ऐसा गंदगी नहीं रहती, इसलिए साफ और सुथरा जहाज रहता है।
इसलिए जब वो जो नए नए जहाज आते हैं उनको स्पाइक एंड स्पान कहा जाता है। एकदम साफ सुथरे जहाज रहते हैं जिन पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं रहती है, कोई भी कचरा वगैरह फैला नहीं रहता है। दूसरा है सॉल्ट ऑफ द अर्थ। नमक हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है आप सभी को पता ही है। जिन बच्चों ने खाना कभी नहीं बनाया है उनको नमक की जो इम्पोर्टेंस है वह कभी नहीं समझ पाएंगे। जिनको हर दिन अच्छा खाना मिलता है, जो किसी ने कभी खाना बनाया नहीं है, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, सॉल्ट जो रहता है वह सब्जी में बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। सबसे ज़्यादा जरूरी सब्जी में सॉल्ट रहता है, सब्जी नहीं रहती है। सब्जी एक पूरी जो प्रोसेस रहती है, जो पूरे भी चीज़ें रहती हैं, सबको बना के सब्जी सब्जी बनती है। देखिए, ऐसा एक आदमी जो बहुत ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, वह अपने ग्रुप में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि सबको पता है कि उसकी मौजूदगी हमारे ग्रुप के लिए कितनी ज़रूरी है। तो सॉल्ट ऑफ द अर्थ ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही ईमानदार हो, हम उसको कहते हैं। जैसे हमारे इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ईमानदार होते हैं, तो हम ऐसे लोगों को भी सॉल्ट ऑफ द अर्थ कह सकते हैं। तो आप सभी को भी अपने ग्रुप के अंदर ऐसे लोगों की बच्चे आते होंगे कभी कभार, जिसको बहुत अच्छा भी लगता होगा, क्योंकि वह आपका पूरा एंजॉयमेंट कभी कभार खराब कर देते होंगे। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है हॉनेस्ट पर्सन, ईमानदार व्यक्ति। टू स्मेल ए रैट का मतलब होता है स्पीच सस्पेक्ट ए ट्रिक, दाल में कुछ काला होना। देखो, कभी पहले से क्या हुआ कि चूहा जो रहता है वह गंदगी का, कुछ गलत होने का, हमेशा ही उस पर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं। तो चूहा एक ऐसी ही चीज होता है। देखिए, जब भी चूहे की आबादी बढ़ती है तो वो घर में नुकसान लाती है, वह बहुत सारी चीजों को तहस नहस कर देते हैं, और उनसे फिर एक खतरनाक बीमारी भी फैलती है जिसका नाम प्लेग होता है, जिसका नाम प्लेग है। देखिए, चूहा जो है हमेशा ही से ही एक ऐसा जानवर रहा है जो बहुत ज्यादा बार, लगभग पूरी बार, हर बार उसको गलत कामों से ही जोड़ा गया है। देखिए, अगर आप किसी चूहे की गंध को पहचान रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ काला है। जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। हमारे बीच कोई एक ऐसा व्यक्ति होना जो कि हमारे साथ नहीं होना, इसी को हम बोलेंगे टू स्मेल ए रैट। अगर आप देखें कि मोर जो पक्षी रहता है वह बहुत एक अच्छा सुंदर, और उसको हमेशा एक अच्छे तरह से देखते हैं, पर एक चूहे को हम हमेशा एक बुरी तरह से देखते हैं। तो आप सावधान समझिए कि अगर आपको किसी चूहे की बू आ रही है या कुछ किसी चूहे की सुगंध आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है कि हर परिस्थिति में आपके साथ होना, हर परिस्थिति में साथ देना। आजकल के लोग हर समय साथ नहीं देते हैं, सिर्फ कुछ समय साथ देते हैं और फिर चले जाते हैं जब उनका काम हो जाता है। आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके सिर्फ अच्छे समय में साथ रहते होंगे।
थ्रू थिक एंड थिन। थिक का मतलब होता है मोटा और थिन का मतलब होता है पतला। तो क्या होता है कि दो दोस्त, मैं और मेरा दोस्त या आप और आपका कोई दोस्त घूमने जाते हैं किसी जंगल में। तो क्या होता है कि बहुत घने घने पेड़ रहते हैं। उन घने घने पेड़ों में कुछ जो पेड़ रहते हैं बहुत बड़े, कुछ बहुत थोड़े पतले, और फिर उसके बाद में थोड़े कम गहराई थोड़े कम गहराई वाले गड्ढे भी रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं। आप पता ही है कि जंगल एक समान नहीं होता है। तो जब थोड़ा सा अच्छा जंगल रहता है जहाँ पर ज्यादा कुछ पेड़ वगैरह नहीं रहते, तो आप ऐसे समय आपके दूसरे आदमी आराम से चले जा सकते हैं। पर अगर आपका दोस्त घने जंगल में आपको छोड़ के चले जाए, तो फिर वह आपका अच्छा दोस्त नहीं है। तो आपका ऐसा दोस्त जो आपके साथ हर जंगल में, हर तरह के जंगल में, घने जंगल में, थोड़े कम घने जंगल में आपके साथ हो, तो वह आपका अच्छा दोस्त है। इसलिए हर परिस्थिति में साथ देना, इसका मतलब होगा थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है। आप कुछ और सोच सकते हैं कि थ्रू थिक एंड थिन से क्या मतलब होगा। और हाँ, बहुत सारे लोग इसी में फंस जाते हैं। पतला और मोटे से वह ऐसा कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो उनको हर हाल में साथ देता हो। तो जैसे मैंने आपको कहानी बताया कि थिक मतलब जहाँ पर ऐसे घने पेड़ हो, थिन मतलब जहाँ पर ऐसे कुछ कुछ दूरी पर पेड़ हो, जहाँ पर चलने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हो, ऐसे पेड़ों को हम बोलेंगे थिक एंड थिन। आखिरी है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। कुछ लोग जो लाइन्स लिखी रहती है उनके बीच में पढ़ लेते हैं। अक्सर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो जहाँ पर कुछ नहीं पढ़ने के लिए भी हो वहां पर भी पढ़ लेना। जहाँ पर कोई कुछ नहीं बता तो वहां पर भी कुछ सुन लेना। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, अनकहे भाव को समझना। कोई हंस रहा है पर आप उसके पीछे की उसकी मजबूरी या फिर उसके दुख को आप समझ पा रहे हैं, तो आप फिर अनकही बात को भी सुन पा रहे हैं। इसी को बोला जाता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आज के हमारे पूरे इडियम्स और फ्रेज हो चुके हैं। अब हम इनको और एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे जिससे कि आप सभी लोगों को और से समझ में आ जाएगा। पुल समस लेक का मतलब होता है किसी को ठगना, किसी का मजाक उड़ाना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग को आप समझ ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होना, और इसका चूहे और बिल्ली से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। रूल द रूस्ट, किसी पर हावी होना। रूस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जहाँ पे पक्षी रहते होंगे। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सीक्रेट को लीक कर देना। गुप्त बाज को बाहर ला लेना। सी आई टू आई, किसी की आंखों में देखना। किसी की आंखों में देख कर ही उस बात को एग्री कर लेना, अपना एक एग्रीमेंट बना लेना, हामी भर देना। स्पीक एंड स्पान, स्पाइक एंड स्पैन, साफ सुथरा जैसे एक जहाज होता है। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ईमानदार हो। टू बी अंडर द वेदर, हम यह भूल चुके हैं और हम इसको अब पढ़ेंगे। टू स्मेल ए रैट, किसी पर संदेह करना, दाल में कुछ काला होना। थ्रू थिक एंड थिन, हर सिचुएशन में अपने दोस्त या फिर अपने करीबी या फिर किसी का भी साथ देना, पीछे नहीं मुड़ना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि कोई नहीं कह रहा है तो आप, जैसे आपको किसी ने कुछ नहीं कहा तभी अब आप उसकी बात समझ चुके हैं। आप उसके अन्य कहे भाव को भी समझ चुके हैं कि वह किस प्रकार बोल रहा है। टू बी अंडर द वेदर का मतलब होता है टू बी नॉट फेल, बीमार होना।
देखिए, अब मौसम से किसी की बीमारी का क्या रिश्ता हो सकता है? क्या है रिश्ता? टू बी अंडर द वेदर, जब ऐसे नाव चलती थी, जब जहाज चलते थे, तब अक्सर मौसम बदल जाता है, मौसम खराब हो जाता है, समुद्र में ऐसा होते ही रहता है। तो जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, उन लोगों को जहाज के नीचे भेजा जाता था, जहाँ पर एक कमरा रहता था। उस कमरे में उनको तब तक के रखा रहता था जब तक कि जो बुरा वेदर है वह चले नहीं जाता। तो टू बी अंडर द वेदर का यही मतलब हुआ कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ यात्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसी से यह फिर बीमार होना, यह मुहावरा आया। आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम कल और मिलेंगे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज थोड़ा सा आवाज़ में कुछ बदलाव समझ में आ रहा है, आवाज़ खराब सी लग रही है। तो हम इस वीडियो को कल कंटिन्यू करेंगे और हम बाकी सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे। तो आज सभी की आपकी छुट्टी भी होती है और आप कल आइए और हम कल कुछ नया पढ़ेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप फिर से पूछिए।